whereas this national park is an area of great scenic beauty. Another thing is wildlife sanctuary. It used to protect and preserve the wild animal in their natural habitat. जबकि नेशनल पार्क तो प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करता ही है वाइल्ड एनिमल को, साथ ही साथ सीनिक ब्यूटी, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट एंड हैबिटेट्स ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट इन दैट एरिया, ये भी इसका काम है. Another thing is wildlife sanctuary is not meant for the recreation, whereas the national parks, they are meant for the recreation. Wildlife sanctuary usually does not allow access of the visitor, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक्सेस ऑफ विजिटर नहीं होते, जबकि नेशनल पार्क में देयर इज एन एक्सेस ऑफ विजिटर इज देयर. इंडेंजर्ड स्पीशी, एक्सटिंक्ट स्पीशी के बारे में भी हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे कि दोज स्पीशी, इंडेंजर्ड स्पीशीज आर दोस व्हिच आर लाइकली टू बी extinct. If we don't preserve them, if we don't conserve them, they will be likely to be extinct. So some of the examples of the endangered species are tiger, snow leopard, great Indian rhinoceros, Asiatic lion, deer, cat, lion-tailed macaw, flying squirrel and Kashmiri stag. So these are the some of the, और ये भी बात डिस्कस हो चुकी थी. So हम क्या करते हैं कि the small animals are more in danger of becoming extinct than the larger animals. तो छोटे जानवर जो टाइगर, ये सब कुछ, टाइगर भी एक इंडेंजर्ड स्पीशी है. तो छोटे जानवर जो है, क्योंकि लेकिन हम पंचमढ़ी की एक इंडेंजर्ड स्पीशीज की बात कर रहे थे, इसलिए टाइगर का नाम नहीं आया. तो जो टाइगर है वो इंडेंजर्ड स्पीशी में भी है. हम बात कर रहे हैं छोटे जानवर, जो छोटे जानवर हैं वो मोर हैं टूवर्ड्स द एक्सटिंक्शन, यानी वो ज्यादा एक्सटिंक्शन की तरफ जो है अग्रसर है. क्यों? क्योंकि उनको हम बिना सोचे समझे जल्दी से मार देते हैं. चैट खूब करो. वंदना कहाँ है? खुशी, अरे पढ़ाइए ना करो ना. अब इनके इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, स्नेक जो स्मॉल वाइल्ड एनिमल है, स्नेक का हम लोग बहुत ज्यादा स्किन का इस्तेमाल करते हैं फैंसी आइटम बनाने में, और लोग उसको मारते हैं ताकि उसकी खाल निकाल सकें, जल्दी से पैसे बना सकें. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्नेक खत्म हो रहे हैं, एग्जिस्टेंस से खत्म हो रहे हैं. और क्योंकि स्नेक भी फूड चेन का हिस्सा है, और जिसकी वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है. कैसे इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है? जो रैट और माइस है, इनकी संख्या बढ़ रही है, जो कि क्या करते हैं, हमारी फसलों को नुकसान करते हैं, which are causing great damage to our crops. So due to lesser number of the predator snakes, तो rats और mice बढ़ जाएंगे, तो इसलिए क्रॉप प्रोडक्शन भी कम होगा. और दूसरी चीज क्या है कि जो नई जो है जो प्लांट्स उगते हैं, जो सीड्स हैं, वो भी कम हो पाएंगे, तो वो पेड़ों की अल्टीमेट ग्रोथ पे भी असर डालेगा. कुछ समझ नहीं आ रहा है? फीवर की वजह से मुस्कान क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा है? अभी तक तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, अभी तक सिर्फ इतना ही बताया. यस सर, बहुत है. बहुत क्या हो रहा है? बोलो, बहुत क्या हो रहा है सर? स्पीड है. अच्छा, स्पीड है. एक्चुअली डिस्टरबेंस कभी कभी रहता है ना. तो ये जो हम छोटे मोटे जानवर हैं, इनको बहुत जल्दी मार देते हैं बिना सोचे समझे, जबकि इनकी अपनी इम्पोर्टेंस है हमारी इकोसिस्टम में. अगर जो है इकोसिस्टम से ये हट जाए, जैसे कि स्नेक को हम मार देते हैं, स्नेक हट जाए तो राइस और माइस, रैट्स और माइस की इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी कि वो नए पेड़ों को भी उगने नहीं देंगे, और जो फसल है उनको भी नुकसान पहुंचाएंगे. तिलक चंद्र कौन है? तिलक चंद्र, अपना नाम बताइए. तिलक चंद्र सर नितिन सोनकर. इतनी देर से कहाँ आते हो? नितिन सोनकर. नितिन सोनकर कौन सेक्शन में हो? सर लेट हो गए हूँ सर, बी में. अच्छा ठीक है, बढ़ा दे रहे हैं. अब हम बात करते हैं रेड डाटा बुक की. रेड डाटा बुक क्या है? तो रेड डाटा बुक एक तरह का रिकॉर्ड है
जिसमें कि सारे इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स की लिस्ट होती है, ठीक है, जो कि खत्म होने की कगार पे है। और हर कंट्री की अपनी एक अलग रेड डाटा बुक है, इवन अपना स्टेट्स का अपना अलग रेड डाटा बुक है। वॉइस सही है, ओके सर, आपकी बुक डिफरेंट है, कैसे इन टर्म्स डिफरेंट है भाई? बुक एक बुक आप कोई भी पढ़ सकते हैं, देखिए टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स को आप अपने कैप्चर करिए, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया है। सो रेड डाटा बुक हमने अभी जैसे बताया कि इट इज अ रिकॉर्ड विच यूज टू मेंटेन द लिस्ट ऑफ ऑल द endangered plants and animals and other species, and every country has its own red data book. क्यों ऐसा क्यों है? इवन द स्टेट्स दे आर हैविंग ओन देयर रेड डाटा बुक, बिकॉज जो बायोडाइवर्सिटी की हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी इज डिटरमाइन और इट इज प्रेजेंट ओनली एट अ particular place. Biodiversity of one place is may be different from the other place. बायोडाइवर्सिटी एक जगह की बायोडाइवर्सिटी दूसरे जगह की बायोडाइवर्सिटी से अलग है, तो हो सकता है कि वो स्पीशी वहां ना हो, तो इंडेंजर्ड यानी इंडेंजर्ड स्पीशी जो होगी उनका रिकॉर्ड है। जैसे कि हम अगर बात करें सम इंडेंजर्ड स्पीशीज दैट आर लिस्टेड इन द रेड डाटा बुक ऑफ इंडिया, तो इंडिया की कंट्री की भी एक होगी अपनी पूरी, तो दे आर फ्लाइंग स्क्वेरल, इंडियन जाइंट स्क्वेरल, ठीक है, बारहसिंगा, ब्लैक बक, हिमालयन मस्क डियर, ग्रेट इंडियन डायनासोर, स्नो लेपर्ड एंड टाइगर। सो यू कैन से ये इंडिया की रेड डाटा बुक में आ गया ना टाइगर, फिर ये रेड डाटा बुक में है। तो एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग रेड डाटा बुक, अब इसका फायदा क्या है कि अगर हम ये हमारे पास रिकॉर्ड रहे तो टाइमली हम उसके लिए रेमेडियल स्टेप्स उठा सकते हैं कि जिससे कि इनका एक्सटिंक्शंस रोका जा सके, इनको खत्म होने की कगार से रोका जा सके। सो पहली बात रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक है क्या? रेड डाटा बुक इज अ रिकॉर्ड which used to maintain the list of all endangered plants and animals and other species, and every country has its own red data book. Now next is your migration. So here the migration kya hai? So migration is the process by which the animals they used to move from one place to another to fulfill their certain specific requirement. बहुत तरह के एनिमल, ये देखो ये जो यहाँ पे आपका दिखाया गया है ये फिशेज में माइग्रेशन दिखाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। और सॉरी यहाँ पे बर्ड्स में माइग्रेशन दिखाया गया है, लेकिन फिशेज में भी माइग्रेशन होता है। बड़े एनिमल बफेलोज वगैरह जो आप देखते हैं ना, उनमें भी माइग्रेशन होता है। इवन जो है छोटे स्तर पे भी माइग्रेशन पाया जाता है। तो अगर हम माइग्रेशन को डिफाइन करना चाहें तो माइग्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच द लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ the animals takes place from one place to another place and then back to another place for fulfilling the certain specific requirements and after that returning back. प्रतीक टर्टल्स में भी होता है, टर्टल्स में भी यस माइग्रेशन होता है, वो अपने ब्रीडिंग ग्राउंड की तरफ जाते हैं, यानी वो गहरे समुद्र, जैसे अगर हम समुद्री टर्टल्स की बात करें तो गहरे समुद्र से निकल के वो सिर्फ फिर चले जाते हैं कहाँ, किनारों की तरफ, और वहां तट पे अपने अंडे देने के बाद यानी एक अपना स्पेसिफिक पर्पस पूरा करने के बाद फिर वो वापस रिटर्न हो जाते हैं। इवन क्रोकोडाइल्स दे शो सर्टेन दिस टाइप ऑफ, और ये जैसे हमने बताया ना ये वाइल्ड बफेलोज जो है ये भी अपना एक माइग्रेशन करती है, एक चरगाह घास से जब ये सूखा मौसम होता है तो आगे की तरफ बढ़ती है। आप लोग काफी टाइम से नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह में देख पा रहे हो। नेक्स्ट तो यहाँ पे हम बर्ड्स की माइग्रेशन की बात करते हैं, तो बर्ड्स दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन इज कॉल्ड द माइग्रेशन। तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक पर्पस कई बार सिर्फ जो है ब्रीडिंग नहीं है, कई बार खाना होता है, जिससे हम लोग खाने की तलाश में जाते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं फोरेजिंग पर्पस के लिए। दूसरी बार कई बार बहुत हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचने के लिए, हाँ, कई बार बहुत हार्श
इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचने के लिए भी ये माइग्रेशन शो करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं एग्जांपल साइबेरियन क्रेन्स। साइबेरियन क्रेन्स जो आपके आप लोग क्योंकि यहाँ पे कौशाम्बी में है, तो यहाँ बगल का ही डिस्ट्रिक्ट है आपका जो है, तो वहाँ आप देखते हैं कि साइबेरियन क्रेन्स ठंडी के टाइम चली आती हैं, तो वो साइबेरिया से उड़ के आती हैं। तो साइबेरिया में क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है, तो वहाँ के एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन से बचने के लिए ये बर्ड्स वहाँ से सीधे साइबेरिया से उड़ के सीधे यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चली आती हैं। So the winters, when winters set in the cold regions of the earth, the climate become the climate become uh, extremely cold in these regions, and which normally lives in the region. तो फिर वो वहां से वार्म रीजन की तरफ चली आती हैं बर्ड्स, और वो समय वो पूरी ठंडियां यहीं बिताती हैं, ताकि वो अपने आप को हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचा सकें। The bird which move from the very cold region to warm region and then go back after the winter is over is called the migratory bird, और इन्हीं हम लोग migratory birds कहते हैं। दीक्षा सरोज पतंग ज्वाइन करना चाह रही है, बाबा हम एडमिट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जैसे ही क्लिक करने होते हैं वो भाग जाता है। So one of the most common migratory bird वो कौन सी है? साइबेरियन क्रेन, which comes from the Siberia extreme cold। और साइबेरियन क्रेन जो है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का सफर ट्रेवल करती हैं, और कहाँ पे आती हैं? भरतपुर इन राजस्थान। दे कम टू भरतपुर इन राजस्थान, सुल्तानपुर इन हरियाणा, एंड सम वेटलैंड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया। तो ये कॉमन जगह है जहाँ पे ये साइबेरियन क्रेन्स विजिट करती हैं। ठीक है, now we go for the next topic. Next topic is your uh, recycling of the paper। you know paper बहुत important है, क्योंकि एक चीज तो ये है कि पेपर हमारे डे टू डे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट द पेपर। एंड अनदर थिंग इज कि जो पेपर है वो लकड़ी से बनता है, वुड 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 पल्प से, और वी गेट दिस वुड पल्प फ्रॉम द वुड एंड वुड वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। और एक चीज ध्यान रखिए कि 1 टन पेपर बनाने में 17 पूरे बड़े पूरे ग्रोन पेड़ का इस्तेमाल होता है। सोचिए आप कितने ज्यादा पेड़ हुए, तो 1 टन पेपर हम लोग कितनी आसानी से चट कर जाते हैं, है ना। देखिए ऑफिस वगैरह में कितना ज्यादा मिसयूज होता है। तो पेपर, Yes, इसीलिए पेपर को हम लोग पेपर ज्यादा एक्सेसिव यूज करने से डिफॉरेस्टेशन का खतरा है। तो इसीलिए हम लोग को पेपर को रिसाइकलिंग करना चाहिए, यानी जो हम लोग को जंक मैन होता है ना, जंक मैन कबाड़ी वाला, उसको हमेशा रद्दी बेच देनी चाहिए, ताकि वो हमें एक एडेड इनकम भी हो जाए, और साथ ही साथ क्या होगा कि वो हमें हेल्प करेगा डिफॉरेस्टेशन रोकने में। और एक चीज ये तो जानिए कि और साथ ही साथ पेपर को बनाने में बहुत सारा वाटर का भी इस्तेमाल होता है। सेवरल टन, 1 टन पेपर बनाने में सेवरल टन ऑफ वाटर इज बीइंग यूज। अब रिसाइकलिंग मींस हम वेस्ट पेपर को दोबारा कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में, दैट इज योर रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग दैट, उसको ही हम लोग रिसाइकलिंग कहते हैं। ठीक है, पेपर का हम लोग इस्तेमाल बहुत तरह से करते हैं। सेव पेपर, रीयूज पेपर एंड रिसाइकल पेपर। तो हमें क्या करना चाहिए? पेपर को बचाना चाहिए, रीयूज करना चाहिए, एंड ऑल्सो रिसाइकलिंग करना चाहिए। टू सेव द ट्री फ्रॉम कटिंग डाउन, टू सेव द वाटर दैट इज यूज्ड इन मेकिंग पेपर, and to save the energy, the electricity that is used in making paper, and to reduce the amount of the harmful chemical used in paper making. Next comes your reforestation। तो रिफॉरेस्टेशन की अगर हम बात करें तो रिफॉरेस्टेशन है क्या? The planting of trees in an area in which the forests were destroyed is called reforestation। तो दो टर्म है, एक afforestation है। afforestation क्या है? पहले से एक वेस्ट लैंड है जहां पे ऑलरेडी फॉरेस्ट इज नॉट देयर, बट देयर यू आर प्लांटिंग द ट्रीज, so that is known as afforestation। बट अगर कहीं डिफॉरेस्टेशन हो गया है, उसके बाद हम जो है ट्रीज को प्लांट करवा रहे हैं, तो दैट इज नोन एज रिफॉरेस्टेशन। द टर्म रिफॉरेस्टेशन मीन्स टू कवर द to cover again with the forest।
एडवांटेज ऑफ रिफॉरेस्टेशन, सब बहुत सारे एडवांटेज आप लोग सब लोग जानते हैं। रिफॉरेस्टेशन हमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएगा फॉर इंडस्ट्रीज। रिफॉरेस्टेशन हमें ग्लोबल वार्मिंग कम करने में मदद मिलेगी। रिफॉरेस्टेशन की वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग कम करने में मदद मिलेगी। दूसरी चीज क्या है, रिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस द रेनफॉल इन दैट एरिया। उससे क्या होगा, बारिश ज्यादा होगी। प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स, ये हम लोग, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ द डिफॉरेस्टेशन लेड टू द सॉइल इरोजन, हाउ द डिफॉरेस्टेशन लेड टू द फ्रीक्वेंट फ्लड, ये सारा आप लोग करेंगे। अनदर थिंग इज योर reforestation increase the area of the earth under forest, तो which is for conservation of wildlife। इसकी वजह से हमें कंजर्वेशन में भी मदद मिलती है। ओपन एरिया, यस इट्स एन ओपन एरिया, यस श्रुति पटेल, ओपन एरिया जिसमें हम लोग पहले से फॉरेस्ट नहीं है उसमें हम प्लांटेशन कराते हैं लार्ज स्केल पे, दैट इज नोन एज एफॉरेस्टेशन। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन इंडिया और कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, और ये आपके क्वेश्चंस हैं। आप यहाँ से बुक में जाएंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइजेस सारी चीजें आपको मिल जाएंगी गूगल मीट पे, गूगल बुक्स पे जाइए, वहाँ आप अपना चैप्टर खोलिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। फॉर नाउ, थैंक यू। थैंक यू सर।